एक बार शांत हो जाइए बढ़िया से। हो गए? सुनिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जलियांवाला बाग क्या है। मेरे भाई चिल्ड्रन पार्क गए हैं सुपौल में, जो चिल्ड्रन पार्क है उसी टाइप का एगो सार्वजनिक पार्क है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। और यह बाग है कहाँ, वो सुन लो, पंजाब राज्य के अमृतसर, शहर नहीं अमृतसर में एक उसी टाइप का पार्क है जो सुपौल में आपका वही चर्च के बगल में है, चिल्ड्रन पार्क जिसको कहते हैं। उसी टाइप का वो सार्वजनिक पार्क है, उसी का नाम है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग तो समझ में आ गया। हत्याकांड अर्थात उसमें कुछ मारपीट, दंगा फसाद, काट कूट, मर्डर वर्डर हुआ है, वही इसी का कहानी जानना है। मेरे भाई बड़ी दुख की बात है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है। जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है। भारत के राष्ट्रवादी व्यक्ति, भारत के शुभचिंतकों ने रॉलेट एक्ट, कल पढ़ाए थे हम रॉलेट एक्ट, उन्होंने बताए थे रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। और जो ऐसा एक्ट था, ऐसा कानून था जिसके तहत शक के आधार पर अंग्रेजी पुलिस भारत के लोगों को गिरफ्तार करता था और उसको नजरबंद की सजा देता था। मेरे भाई उसी एक्ट के तहत मैं बता दूं कि 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल, जो सक्रिय व्यक्ति थे राष्ट्रवादी आंदोलन के, उसको गिरफ्तार कर लिया और कहां रख दिया उसका कोई आता पता नहीं था। और भारत के राष्ट्रवादी व्यक्ति जो थे, राष्ट्रवादी आंदोलन जो चला रहे थे, आंदोलनकारी को लगा कि इस तरह से जितने भी सक्रिय व्यक्ति होंगे हम लोग सबको ये क्या कर देगा, यही हाल करेगा, रॉलेट एक्ट के तहत जेल के अंदर बंद कर देगा, नजरबंद की सजा दे देगा, फिर हम लोग असफल हो जाएंगे, लंबे समय तक भारत आजाद नहीं होगा। अतः रॉलेट एक्ट का विरोध करना आवश्यक। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, जी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ये जलियांवाला बाग को चुना आंदोलनकारियों ने और कहा कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर एक मीटिंग करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे और फिर रॉलेट एक्ट का कैसे विरोध करना है, क्या करना नहीं करना है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। और आपके मन में होगा किसी को क्यों चुना। मेरे भाई यह बाग थोड़ा सा मुख्य सड़क मार्ग से हट के और यहाँ तक पहुंचने के लिए मात्र एक पतली सड़क जो मोहल्ला से होकर गुजरती, और वह सड़क से जाने के बाद वैसे गेट तो उसमें बहुत सारे था इस पार्क में, इस बाग में, लेकिन उसमें एक ही गेट खुला हुआ और उस गेट कंजेस्टेड गेट था, लगता रहा था एक गुप्त जगह है, लग रहा था कि ये शांत जगह है जहाँ पर कोई भी पदाधिकारी को पहुंचना, इसका सुनानी लगना थोड़ा सा मुश्किल बात है। लेकिन मेरे भाई अंग्रेज के गुप्तचरों ने जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक सम्मेलन होने वाला था, मीटिंग होने वाला था, उसका सूचना अंग्रेजी पदाधिकारी, वहां के डीएम थे उस टाइम में जनरल वो डायर, उसको दे दिया। और जनरल डायर ने एन वक्त पर जिस टाइम शुरू हुआ, थोड़ा दिन के बाद बहुत सारे सेना को लेकर पहुंचा हुआ, और जो एक लौता गेट था जलियांवाला बाग जो खुला हुआ था, उस गेट पर पहुंचा और बिना सूचना दिए मेरे भाई गोलियों की बारिश करवा दिया, जिसमें मेरे भैया
1000 लोग, निर्दोष लोग तुरंत मर गया, 1000 लोग। और न जाने कितने हजार लोग घायल हुआ, और इस घटना के बाद कितने हजार लोग बिना इलाज का मर गया, उसका गिनती देखा जोखा नहीं है। लेकिन 1000 लोग उसी टाइम, तो ये तो एक तरह से सरकारी नरसंहार था, एक तरह से कानूनों के आड़ में अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों को कत्ल किया था। इसी घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इससे लगा कि अंग्रेज को क्या हम नियंत्रित कर लेंगे। मेरे भाई, इसके बाद 1000 जब लोग मरे तो इससे राष्ट्रीय आंदोलन अस्थिर नहीं हुआ, और आग में जिस तरह से घी डालता है ना, उस तरह से हो गया। अर्थात ये काम घी डाला था राष्ट्रीय आंदोलन, और आग बबूला हो गया। शायद समझ में आ गया जलियांवाला बाग क्या था, स्पष्ट हो गया। भाई सुनो संक्षेप में 1 मिनट में कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत के राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को छुड़ाने के लिए एक गुप्त सम्मेलन जलियांवाला बाग में कर रहा था, जिसकी गुप्त सूचना जनरल और डायर को मिली, और वह वहां पहुंचकर बिना सूचना दिए गोलियों की बारिश करवा दी, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। यही घटना भारत के इतिहास के पन्नों पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से अंकित है। क्या समझ गए? लिख लीजिएगा। चलिए तो अब इसको नोट कीजिए। देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक गुप्त सम्मेलन भारत के लोगों द्वारा किया जा रहा था। एक गुप्त सम्मेलन भारत के लोगों द्वारा किया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना जनरल और डायर को मिली। इसकी गुप्त सूचना जनरल और डायर को मिली, और वह वहां पहुंचकर बिना चेतावनी दिए और वह वहां पहुंचकर बिना चेतावनी दिए गोलियों की बारिश करवा दी, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। यही कांड हत्याकांड के नाम से। तो मेरे भाई मैं बताया था, इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो चल रहे थे आंदोलन, वो शांत होने के बजाय और तेज हो गया था। तो ये हो गया मेरे भाई। अगला पॉइंट बताइए थोड़ा जल्दी में। खिलाफत आंदोलन। अगला पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। मेरे भाई ये आंदोलन तो क्या कहेंगे, भारत की एकता को बहुत मजबूत किया है। टॉपिक नंबर कितना होगा मेरे भाई? आज का ना खिलाफत आंदोलन। एक बार शांत हो जाइए, इसके विषय में भी सुन लीजिए मेरे भाई। खिलाफत, खिलाफत का तात्पर्य हो रहा है किसी का खिलाफ, नहीं, किसी का खिलाफ हुआ है। तो मैं बता दूं आप लोगों का कि ये भी जिस समय अंग्रेज को भगाने के लिए आंदोलन चल रहा था, उसी समय हुआ था। और ये क्या हुआ था तो ध्यान से सुनिएगा एक बार बढ़िया से। मैंने अभी भी कहा कि खिलाफत आंदोलन भारत के राष्ट्रीय एकता को, भारत में एकता को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, इस आंदोलन को मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा 30 सेकेंड में दूसरा आपको चर्चा कर रहा हूं। आप लोगों को मालूम है
कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी में, और प्रथम विश्व युद्ध में पहला जो था वो पक्ष था जर्मनी और दूसरा था इंग्लैंड। दो पक्ष तो होगा ही ना, लेकिन जीत किसका हुआ था? इंग्लैंड का जीत हुआ था और जर्मनी की हार हुई। समझ गए? अब जर्मनी के साथ बहुत सारे देश थे, उसमें से एक देश तुर्की देश भी था और तुर्की मुस्लिम कंट्री है, अर्थात मुसलमानों का देश है, वहां मुस्लिम की संख्या अधिक है। समझ में आ गया? अब देखिए अंग्रेज का नीति देखिए, जब तुर्की की हार हुई तो जब जर्मनी की हार हुई तो तुर्की की भी हार हो गई, अर्थात इंग्लैंड का तुर्की पर अधिकार हो गया, वहां मुस्लिम थे। अब आइए भारत में भी तो बहुत सारे मुसलमान थे। और मैं बता दूं, आंदोलन से थोड़ा दिन पहले राष्ट्रवादी आंदोलन सब जो चल रहा था, उसमें अंग्रेज ने बड़ी कूटनीति के द्वारा भारत के बहुत सारे मुसलमानों को अपने ओर मूव कर लिया और अपना शुभचिंतक बना लिया था, अपना समर्थक बना लिया, जो भारत की एकता की दृष्टि से बहुत ही चिंता का विषय था। इसे हटाना बहुत मुश्किल काम था। गांधी जी जब राष्ट्रीय आंदोलन में अपना एंट्री लिए थे तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो थोड़ा दरारें हैं ये कैसे कम होगा, और जब तक ये कम नहीं होगा तो भारत आजाद नहीं हो सकता है। और वो मौका खोजते थे मेरे भाई। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कहा कि भारत के मुसलमानों को किसी न किसी तरह से उन्होंने अधिकांशतः मुसलमानों का वो हेल्प ले रहा था, वो उससे सहायता ले रहा था, अतः भारत के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था कौन, लेकिन तुर्की के मुसलमानों के साथ गड़बड़ व्यवहार कर रहा था। दो रंग की नीति हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ के मुसलमानों के साथ कुछ और वहां के मुसलमानों के साथ कुछ और। बस अंग्रेज के इसी नीति के खिलाफ भारत में एक आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन क्या कहा गया? अंग्रेज की उस नीति के खिलाफ हुआ। और मैं थोड़ा सा उसका नेता का नाम बता देता हूँ। उसका नेता का नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत में जन्म लिए शौकत अली और मोहम्मद अली ने अंग्रेज के इस नीति के खिलाफ कि मुसलमानों के साथ जो दो रंग के व्यवहार कर रहे थे, तुर्की के मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ यहाँ से उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था और उसी आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। वैसे वो आंदोलन सफल हुआ था, उसमें भारत के लोगों का, महात्मा गांधी का, सबों का सहयोग मिला था और वो सफल भी होता। मैं थोड़ा सा उस आंदोलन की मांग बता दूं, क्या क्या मांग था मेरे भाई। सबसे पहले था कि उसका मांग था कि अरब के मुसलमानों को मुस्लिम शासन अर्थात खलीफा के अधीन किया। अरब के जो मुसलमान हैं उसको कह रहा था कि खलीफा के अधीन किया जाए। खलीफा मुसलमानों में एक होता था जिसके बात पर ही सभी चलते थे, उसके बाद तो वही वैल्यू दिया जाता। वहां पर तुर्की के मुसलमान को खलीफा, पूरे दुनिया के मुसलमानों को खलीफा माना जाता, अर्थात फरमान माना था। वहां से सुनाया तो पूरे दुनिया के मुस्लिम तो मानेंगे। इस मान्यता को उन्होंने खत्म कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कहा। दूसरा कहा कि खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए, अर्थात खलीफा को ही मुसलमान के जो पवित्र स्थल है उसका संरक्षण, उसका देखरेख करने का भार दिया जाए, उसको यह अधिकार दिया जाए। और एक महत्वपूर्ण था कि तुर्की के जो सुल्तान थे, खलीफा थे, उसको अलौकिक अधिकार प्रदान किया जाए। अलौकिक मतलब इसको अपने मन से कुछ कहने के लिए, करने के लिए अधिकार दिया जाए, क्योंकि उसमें अल्लाह का, ईश्वर का अंश है। वो जो कहेंगे वो ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर के दूत के रूप में है,
अतः उसे अलौकिक अधिकार दिया जाए। तो ये 3-4 मांगे थी उसकी, इसका शौकत अली अर्थात खिलाफत अकबर जो पूरा हुआ था मेरे पास। तो मैंने कहा कि इस आंदोलन के सफल होने के बाद भारत में एकता को क्या मिला था, मजबूती मिली। तो शायद भाषण से तो समझ गए खिलाफत आंदोलन क्या था। बस एक बार संक्षेप में भी सुन लीजिए 1 मिनट में कि 1919 ईस्वी में भारत के शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में अंग्रेज के तुर्की में अपनाए जा रहे नीति के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था। उसी आंदोलन को क्या कहा गया, खिलाफत आंदोलन कहा गया, जो आंदोलन बहुत हद तक सफल हुआ था। और इसके बाद भारत की एकता मजबूत हुई थी, भारत की एकता ताकतवर हुआ था, भारत की एकता को बढ़ावा मिला था, हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो दरार थी वो कम हुआ। सर समझ में आ गया खिलाफत आंदोलन? लिखिए नीचे तो बढ़िया रहेगा। तो मेरे भाई तो इसको नोट कीजिए। 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य मांग इस प्रकार थी। जैसे कि 1 नंबर में लिखिए, पॉइंट मिलाइए। तुर्की के मुसलमानों के साथ अंग्रेज द्वारा, तुर्की के मुसलमानों के साथ अंग्रेज द्वारा जो गलत व्यवहार किया जा रहा है उसे रोकना। दूसरा नंबर, तुर्की सुल्तान उसमें खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। और तीसरा नंबर में, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। और चौथा, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए। तो खिलाफत आंदोलन लिख भी लिए, समझ भी गए, और टाइम भी आज खत्म हो रहा है। अतः अगला पॉइंट आज नहीं होगा, अतः आज की पढ़ाई को यहीं पर विराम दिया जा रहा है।